चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है, स्वागत है। आ जाएं और शुभ संध्या, गुड इवनिंग। और इसके बाद चलते चलते आज गुड नाइट करके चलेंगे, क्योंकि आप लोग तब तक सो चुके होंगे। आज की क्लास हमारी 8 बजे से है। आप लोगों को मैंने पहले से ही बताया हुआ था, तो जल्दी से आ जाएं और एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें कौन कौन आ चुका है लाइव। तो फिर हम क्या करते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज के सेशन में हम जब बात कर रहे होंगे, तो आज के सेशन में हम एक आंसर राइटिंग का फॉर्मेट भी देखेंगे कि जब भी हमें एमपीपीएससी में किसी भी एग्जाम में, या एमपीपीएससी मेंस हो गया, या आप यूपीएससी मेंस देने जाते हैं, या कोई भी ऐसा एग्जाम देने जाते हैं जिसके में आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, आंसर लिखने पड़ते हैं, तो हम उन आंसर को कैसे लिख सकते हैं, ये सारी बातें भी मैं आज की क्लास में कर रहा हूँ। तो आप लोग एक बार जल्दी से आओ और जल्दी जल्दी आप लोगों के पास अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप आ जाइए, उन क्वेश्चंस को पूछ लीजिए। ऐसा तो नहीं कि आप लोग भूल गए कि आज हमारी क्लास जो है रात में लेट चलेगी 8 बजे से, तो आप लोग आराम से सो गए या घूमने चले गए। आप लोगों की बहुत दिन से डिमांड थी कि सर थोड़ा सा लेट आया करो और लेट ही हम बातें किया करेंगे, तो मैंने भी क्या किया, अब हमारी क्लास 8 से 9:30 चला करेगी। आप लोग आराम से रजाई में बैठ जाएं और रजाई में बैठ करके क्लास का मजा लें और चीज़ों को पढ़ते हुए चलें। देखो, कल हम लोग पहुंच चुके थे भोपाल रियासत में, और भोपाल रियासत में हम बेगमों का क्या देख रहे थे, बेगमों का कार्यकाल देख रहे थे और उसी कार्यकाल को आगे बढ़ा रहे थे। कल हमने देखा था कि सिकंदर जहां बेगम या मोती बीबी 1857 की क्रांति के समय भोपाल की बेगम थी, और भोपाल की बेगम होते हुए इन्होंने किसकी मदद की थी, अंग्रेजों की मदद की थी। तो इन बातों को हम क्या करेंगे, देखते हुए चलेंगे। हाय चंद्रमौली द्विवेदी जी, आप बिल्कुल टाइम पे रहते हैं। बाकी जो है बच्चे धीरे धीरे आते रहते हैं, अब आप लोग धीरे धीरे आओगे, तब तक हम क्या करते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ा लेते हैं और आगे बढ़ते हुए भोपाल रियासत की बातों को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। क्योंकि हमें क्या करना है, एग्जाम से पहले आप लोगों की पूरी तैयारी हो जाए, और फिर मैं आखिरी में कुछ 5-6 टेस्ट एक साथ लूंगा। अच्छा, आशु सूर्यवंशी जी कह रहे हैं कि सर क्लास को उसी टाइम पर रखो। बिल्कुल उसी टाइम पर रख लेंगे। अभी थोड़ा सा क्या था, स्टूडियो में थोड़ी सी बिजी चल रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा कि सर अगर पॉसिबल है तो मेरी क्लास को आगे कर लो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया, थोड़ा सा अपनी क्लास को आगे कर लिया। नहीं तो हमारी क्लास का टाइम वही था। सर ने कहा सर मत करो, आप तो 6-7-10 क्लास मान लो आप मैक्सिमम और लोगे, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, हम कहीं और कर लेंगे। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, अगर हमारी बातें हो पाती हैं तो हम खुद ही यहाँ से बातों को करते हुए चलेंगे और अपनी क्लासेस को आगे कर लेंगे, और मेरे बच्चों को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इसलिए आप लोगों से पूछा भी था, आप लोगों ने टेलीग्राम में भी कहा कि बहुत सही है सर। नैनिका यादव जी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अब चलो, आप लोगों से मैं उम्मीद कर सकता हूँ ना कि आप लोगों ने एमपी के टेस्ट लगाने शुरू कर दिए होंगे। ये उम्मीद कर लूँ ना कि आप लोग जो है टेस्ट पेपर जो है सॉल्व करना स्टार्ट कर चुके होंगे, और टेस्ट पेपर जब स्टार्ट कर रहे होंगे तो आपसे टेस्ट पेपर हो भी पा रहे होंगे। ये भी उम्मीद कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। आप लोगों ने कोई टेस्ट सीरीज परचेस की या नहीं की है? देखो, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक 70 चलिए वापिस आ जाते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, इसलिए क्लास नहीं चल पा रही थी। अब नेटवर्क इशू जो है सॉल्व हो गया है, तो आप लोग जल्दी से आ जाओ लाइव और एक बार कमेंट कर दो आवाज आ रही है, और मैं आपको वापस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हूं या नहीं। जल्दी से आ जाइए, और फिर क्या करते हैं, अपनी क्लास को यहीं से वापस आगे करते हैं, और आगे करके हम क्लास को क्या करेंगे फिर देख रहे होंगे। तो जल्दी जल्दी एक बार कमेंट बॉक्स पे आओ, और उसके बाद क्या है बताओ कि हाँ क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो क्लास स्टार्ट हो गई है, तो हम भी क्या करेंगे,
क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो जल्दी से आ जाइए और क्लास की लिंक पे आकर के एक बार कमेंट करके मुझे बताइए क्लास जो रुकी हुई थी अब वापस चलने लग गई है। तो इस बात को याद रखिए और आकर के कमेंट बॉक्स पे जल्दी जल्दी बातों को बताएं और फिर हम क्या करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इसके आगे चलते हुए बात करेंगे। भोपाल, देखो मैं आप लोगों से बात कर रहा था किसको लेकर के, एमपी के एग्जाम को लेकर के बात कर रहा था और उसी में हम चल रहे थे। हाँ, स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल नैनिका जी। मैंने कहा एमपी पुलिस में अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो आपको 3 सेगमेंट में फोकस करना पड़ेगा। एक तो मैथ में फोकस करना पड़ेगा, दूसरा रीजनिंग में और तीसरा बायोलॉजी में फोकस करना पड़ेगा। आप देखो जब आप इन तीनों सेगमेंट में फोकस कर लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास जो है यहां से रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इन सेगमेंट पे अगर आप ज्यादा टाइम देते हो तो आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा। आपको अगर एमपी पुलिस में रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट यहीं से होगा। ठीक है, हमेशा यहीं से आपको क्या हो जाएगा, दिखाई देगा और यहीं से आएगा रिजल्ट। हमेशा और हमेशा आपको यहीं से लेकर के आना पड़ेगा और इन्हीं 3 बातों को आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर इन 3 सेगमेंट को आप फोकस कर लेते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रिजल्ट होगा। ये मेरी जो है गारंटी है। हाँ, डेट एज बढ़ा दी गई है। हाँ, एमपीएसआई का देखो, एमपीएसआई का फोकस करने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया है, एमपीएसआई के लिए तो सबसे पहला याद रखो ये 70 में क्या है आपका, हिंदी को याद रखना है। ये आपके पास 30, इसमें क्या रखना है, इंग्लिश को याद रखना है आपको। ये 2 सेगमेंट आपको क्या करते हैं, सिलेक्शन दिलाते हैं। इसके बाद देखो जो एमपीएसआई होता है उसमें सभी टॉपिक होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट होता है एमपी, आपके पास टॉपिक होता है। इन 2 टॉपिक को आप कवर, बाकी बातें आप लोग वैसे भी कर पाएंगे, पर याद रखिएगा इतनी चीजों को लेकर के नहीं तो आपको सिलेक्शन, नहीं तो इसके बिना से क्या होता चला जाएगा। तो सिलेक्शन को दूर नहीं करना है, अपने आप से आपको काम आएगा। ये वाला जो पेपर 1 वाला से, इस पेपर फर्स्ट क्या कर सकते हो आप, जो है जितनी बातें मैंने लिखी थी बोर्ड पर उन सभी सब्जेक्ट को फोकस कर सकते हो। इसके साथ साथ आप देखो अगर आपको सिलेक्शन लेना, कुछ मत करना, जा प्रीवियस ईयर उठाना। फिर से, हाँ फिर से क्या हो गया, नेट चला गया। रुक जाइए 1 मिनट और बात करता हूं। चलिए फिर से चल गई, थोड़ा सा जो है थोड़ा सा नेटवर्क इशू है आज, इसलिए बार बार आप लोगों की क्लास क्या हो जा रही है, प्रॉब्लम कर रही है। अब शायद प्रॉब्लम ना करे, हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है हमने चीजों को सुधार लिया है तो अब प्रॉब्लम नहीं होगी। जल्दी से आ जाइए, मुझे मालूम है आप लोग वेट कर रहे थे और उसके बाद क्या हो गया, थोड़ा सा क्लास में डिस्टरबेंस हो जाता है तो आप लोगों को भी लगता है कि सर आज डिस्टर्ब हो गई क्लास। कोई बात नहीं है, आप सही चल रही है। आप क्या करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आ जाओ, देखो मैंने कहा भोपाल में तो अगला हमको शासन देखने मिलता है, जो अगली शासिका दिखाई देती है कैसी है, महिला शासिका के रूप में, तो खुसरो जहां बेगम देखने को मिलती है। खुसरो जहां बेगम 1901 से लेकर के 1926 ईस्वी तक क्या करती हैं, भोपाल पे राज करती हैं। खुसरो जहां बेगम ने क्या किया, जो खुसरो जहां बेगम को आप जानते हैं, इनका दूसरा नाम है, इन्हीं को सुल्ताना जहां बेगम के नाम से भी जाना जाता है। सुल्ताना जहां बेगम अगर आपके पास लिखा जाए तो भी आप याद रखिएगा, इन्हीं को समझा जाता है और यही आपको क्या है, सुल्ताना जहां बेगम ही देखने को मिलेंगे। जब हम सुल्ताना जहां बेगम को देखते हैं, आप लोगों ने एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या देखा होगा, भोपाल में अगर हम कहें नगर निगम का ऑफिस देखा होगा। इस बिल्डिंग का पहले नाम हुआ करता था सदर मंजिल।
इसका क्या नाम था? सदर मंजिल नाम था। या इसी को आप लोग जानते हो किसके नाम से? शौकत महल के नाम से। ये क्या कहलाता है आपका? शौकत महल भी कहलाता है यही, इसी का नाम शौकत महल है। और इसका निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण खुसरो जहां बेगम ने करवाया। खुसरो जहां बेगम ने जिस सदर मंजिल या शौकत महल का निर्माण कराया, आगे चल करके यहां पर आपको क्या दिखाई देता है? भोपाल नगर निगम का कार्यालय है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बार बार कि भोपाल जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका कार्यालय कौन सा है, तो याद रखिएगा शौकत जहां। ठीक है, ये शौकत महल को क्या बना दिया गया? भोपाल नगर निगम का हम बना देते हैं आगे चल करके कार्यालय, तो भोपाल नगर निगम का कार्यालय यहीं पर है। इन्होंने और क्या निर्माण करवाया है, तो याद रखिएगा इनके समय पर निर्माण किया गया नूर उस सभा का। नूर उस सभा का भी इन्हीं के टाइम पर क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। इतनी बातें हमको इनके साथ जानने की जरूरत है। बात क्लियर हो गई कि नूर उस सभा का भी निर्माण कराया, सदर मंदिर का भी निर्माण कराया। हमको ये निर्माण याद रखने हैं और इन्हीं निर्माण से क्या होगा, हमारी बातें आगे बढ़ेंगी। आप देखिए, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन कहां से निकल करके आएगा, तो इस क्वेश्चन के विषय में समझिए। क्वेश्चन निकल करके आएगा आपसे कि भारत की आजादी के समय भोपाल के नवाब कौन थे। तो इसके बाद भोपाल के नवाब हमको दिखाई देते हैं हमीद उल्लाह खां। हमीद उल्लाह खां आपको क्या दिखाई देंगे? भोपाल के अगले नवाब के रूप में देखने को मिलते हैं। ये हमीद उल्लाह खां क्या करते हैं? ये जो है आजादी के समय भोपाल के नवाब होते हैं। भोपाल का नवाब है। बात कब की हो रही है? 1947। और 1947 में ये क्या थे? भोपाल के नवाब थे। जब भारत आजाद होता है और रियासतों के साथ क्या किया जाता है? रियासतों को कहा जाता है कि आपके पास दो विकल्प हैं। फर्स्ट में आप कहां जा सकते हैं? आप इंडिया के साथ जा सकते हैं। दूसरे में आप कहां जा सकते हैं? पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, पाक के साथ जा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या था? थर्ड था कि आप अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं। ये तीन ऑप्शन इनको दिए गए। इन तीन ऑप्शन में से हमीद उल्लाह खां ने कहा कि हम क्या करते हैं? भारत में विलय से मना करते हैं। इन्होंने भोपाल रियासत का भारत में विलय करने से मना कर दिया। अब जब इन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया, इससे समस्या निकल करके आई और इस समस्या के खिलाफ हमने कैसा एक्शन लिया? तो इसके खिलाफ हमने आंदोलन चलाया और एक जन आंदोलन चला, जिसे हम क्या जानते हैं? प्रजामंडल आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। जब हम ABC पार्ट पढ़ रहे थे उस समय हमने बात की थी। भोपाल प्रजामंडल की स्थापना होती है और वो भोपाल प्रजामंडल जो एस्टेब्लिश होता है 1938। आपसे पूछा जाएगा कि भोपाल सभा मंडल कब स्थापित हुआ था, तो याद रखिएगा ये जो हमारा भोपाल प्रजामंडल है, भोपाल प्रजामंडल का निर्माण कब होता है? तो इसका निर्माण होता है 1938 में, आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बात आगे बढ़ी और जब बात आगे बढ़ी और इनसे नहीं हो पाई बातें, तब 1 जून 1949 को सबसे आखिरी में भारत में मिलने वाली रियासतों में से अगर बात करें तो उनमें से एक का नाम भोपाल रियासत के रूप में भी आप याद रख सकते हो। भोपाल का मध्य प्रदेश में विलय कब हुआ? तो इसका विलय होता है 1 जून 1949 के दिन क्या हो जाएगा? भारत में विलय हो जाएगा, भारत संघ में। और इसे किस स्टेट का दर्जा दिया जाता है? तो आप सभी को मालूम है, इसको दर्जा दिया गया पार्ट C स्टेट का। किसके साथ आया ये? पार्ट C स्टेट के दर्जे के रूप में हमको देखने को मिला। इतनी सी बातें थी किसको लेकर के? मध्य प्रदेश में जो इतिहास हम देख रहे थे अलग अलग राजवंशों के विषय में। अब हमारे पास आ जाता है स्वाधीनता संग्राम। अब हमको किसकी बातें करनी है? मध्य प्रदेश में स्वाधीनता संग्राम या मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम में जो है कौन कौन का योगदान हमको देखने को मिलता है। तो हेडिंग डाल दीजिए मध्य प्रदेश में स्वाधीनता संग्राम। मैंने आप लोगों को कहा भी है कि आंसर राइटिंग की बात करेंगे, तो आंसर राइटिंग की बात थोड़ी देर से करते हैं। मध्य प्रदेश में जब हम स्वाधीनता संग्राम को लेकर के बात कर रहे होते हैं तो मध्य प्रदेश में स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत कहां से होती? सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है।
तो अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत, तो इसकी स्टार्टिंग होती है सन 1818 ईस्वी में। कब से स्टार्ट होता है? ये फर्स्ट स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग की अगर बात करें कब से शुरुआत होती है, 1818 ईस्वी में। ये 1818 ईस्वी में इसलिए बता रहा हूं कि यहां पर क्या किया गया, ब्रिटिश के खिलाफ पहला रिवॉल्ट होता है। ठीक है, ब्रिटिश के खिलाफ क्या होगा, मध्य प्रदेश में पहला रिवॉल्ट होगा। इस रिवॉल्ट को याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट रिवॉल्ट ब्रिटिश के विरुद्ध कब हुआ है। ठीक है, तो ये पहला विद्रोह है 1818 में होता है। इस विद्रोह में जब हम चलते हैं तो हमको कौन देखने को मिलता है, इस विद्रोह में हमको दिखाई देता है महाकौशल का रीजन। मतलब आप समझिए ये किस रीजन पर हो रहा है। अगर आपसे रीजन पूछा जाए तो रिवॉल्ट होता है कहां पर, मध्य प्रदेश का रीजन है महाकौशल। जो आप कौन सा रीजन देखते हैं, जबलपुर नरसिंहपुर के आसपास का जो रीजन है इसे कहा जाता है महाकौशल का क्षेत्र। और इसी महाकौशल के क्षेत्र में सबसे पहली बार क्या किया गया, विद्रोह की आग निकल करके आती है। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, इसका लीडर कौन था? इसके जो हमको लीडर देखने को मिलते हैं, अगर हम लीडर की बात करें तो लीडर के रूप में, या हम क्या कहेंगे, नेता हमको दिखाई देते हैं। नेता दिखाई देंगे अप्पाजी भोसले। अप्पाजी भोसले जो है इसके क्या होंगे, नेतृत्व करता होंगे। अब जब हम इसके अप्पाजी भोसले को इनके नेतृत्वकर्ता के रूप में देखते हैं तो पहली बात समझिएगा, अप्पाजी भोसले ने क्यों ये विद्रोह किया था, ये बात समझने की जरूरत है रीजन की। जब 1818 में क्या हुआ, युद्ध लड़ा के इन्होंने, अप्पाजी ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। रीजन क्या था कि युद्ध में ये हार गए थे, और जब हार जाते हैं, मराठाओं की हार होती है 1818 के थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में। इस वॉर में हार होने के बाद इनसे क्या कहा जाता है, इनसे कह दिया जाता है कि आप क्या करो, आप जो है हमको बैतूल दे दो। ठीक है, इसका रीजन क्या है, या इस विद्रोह का कारण क्या है, हमेशा ये बात मालूम होनी चाहिए। तो जब हम कारण देख रहे होंगे बच्चों, तो कारण के रूप में हमको क्या दिखाई देता है, रीजन के रूप में इनसे क्या कहा ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप एक काम करो, जो मंडला के क्षेत्र में आपका रीजन है, जो इनको मिला था किससे, जो इनको पेशवा से मिला था, जो आपके पास बैतूल का क्षेत्र है, इसके साथ साथ जो आपके पास जबलपुर का रीजन है, आपके पास जबलपुर के साथ साथ सिवनी का रीजन है, और साथ में नर्मदा नदी का जो कछारी एरिया है वो भी आप हमें दे दो। जब इतनी बातें अप्पाजी से कही गई तो अप्पाजी ने क्या किया, इस बात का विरोध किया, और विरोध करने के बाद क्या करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बुगिल फूंक देते हैं। जैसे ही विद्रोह का बिगुल फीकेंगे क्या हो जाएगा, अप्पा साहब की हार हो जाएगी, अप्पाजी भोसले जी की हार हो जाएगी। और हार होने के बाद ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसके कब्जे में चला जाता है, तो ब्रिटिश के कब्जे में चला जाता है। जब मैं इनकी बात कर रहा था तो पिछली बार भी आपको बताया था। ठीक है, इसका कारण था। अगला जो ब्रिटिश के खिलाफ हमारे अंदर क्यों, अच्छा राहुल पटवा जी, अच्छा बैच कब खत्म होगा, 6 दिन। मैं तो वैसे 3 दिन में खत्म कर देता, लेकिन थोड़ा सा सोच रहा हूं इसको और पढ़ा दूं। जब इतना पढ़ाया है तो थोड़ा सा और पढ़ा दूं आप लोगों को, और कम से कम जो है 5 टेस्ट ले लूं बस, और उसके बाद में बैच खत्म कर दूंगा। नहीं तो आप लोगों को मैं चाहता तो अभी जो है पिछले हफ्ते ही बैच खत्म हो गया होता, लेकिन मैं चाह रहा हूं जब इतनी बातें मैंने इतनी ईमानदारी के साथ पढ़ाई है तो और थोड़ी ईमानदारी बरतते हुए आप लोगों को क्या करूं, और इंफॉर्मेशन दे दूं, जिससे आने वाले किसी भी टाइम पर आपके सामने मध्य प्रदेश का कोई भी क्वेश्चन आ जाए। आज से 10 साल बाद जब आप नौकरी कर रहे होंगे, एमपीपीएससी के नोट्स उठा करके देखेंगे अपने, मतलब एमपीजीके का, तो आपको वहां भी आप आंसर दे पाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। अभी तो छोड़िए, आगे 10 सालों तक भी दे पाएंगे। अगला जो मध्य प्रदेश में स्वाधीनता संग्राम के दौरान हमको वीर दिखाई देता है, इनका नाम है कुंवर सिंह। आपको दिखाई देंगे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह अगले विद्रोही के रूप में दिखाई देंगे। ये आपको कब दिखाई देते हैं तो याद रखिएगा, 1824 में विद्रोह करते हैं ये ब्रिटिश के खिलाफ। ठीक है, कब रिवॉल्ट करेंगे, ब्रिटिश के खिलाफ 1824 ईस्वी में ये क्या करते हैं, रिवॉल्ट करते हैं। इस रिवॉल्ट का रीजन क्या है, बात समझिएगा। इस रिवॉल्ट का रीजन भी हमको कहां पर दिखाई देगा, इसका रीजन हमको कारण देखने को मिलता है उसी भोपाल की संधि में। कारण क्या है, कारण है ट्रीटी ऑफ भोपाल।
ट्रीटी ऑफ भोपाल इसका रीजन है। भोपाल की संधि ही इसका रीजन है। जब 1818 में भोपाल के नवाब क्या कर लेते हैं, ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी कर लेते हैं। इसी ट्रीटी में जो है छुपा हुआ है कुंवर सिंह के विद्रोह करने का रीजन, क्योंकि इस ट्रीटी के माध्यम से क्या किया जाता है, भोपाल की संधि के माध्यम से ब्रिटिश कहते हैं कि हम क्या करेंगे, सीहोर में एक छावनी बनाएंगे। सीहोर में क्या बना देंगे, बात करते हैं। और इस छावनी में क्या करेंगे, 1000 सैनिक रखेंगे। कौन से होंगे, ब्रिटिश सैनिक होंगे। और क्या कहा गया, इसके साथ साथ इस संधि में कहा गया था कि भोपाल के साथ साथ की रियासतें हैं, इन सभी जैसे नरसिंहगढ़, खिलचीपुर और राजगढ़। देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि नरसिंहगढ़, नरसिंह के बगड़ के बाद खिलचीपुर के साथ साथ भोपाल के पास की रियासत राजगढ़। इन सभी का जो राजनीतिक अधिकार है वह कहां चला जाएगा, वो हम जो है कौन ले ले। और ये बात जब कही गई और कहा गया कि इस जो छावनी है, जैसे भोपाल रियासत हो गई, ये चलती रही ब्रिटिश के अंतर्गत। ब्रिटिश ने कहा कि हम क्या करेंगे, नरसिंहगढ़ को भी, खिलचीपुर को भी और राजगढ़ को। कौन कर रहा है, नवाब कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मानने से किसने मना कर दिया, नरसिंहगढ़ के राजकुमार कुंवर सिंह। नरसिंहगढ़ के राजकुमार कुंवर सिंह इस देते हैं, इस समय तो ब्रिटिश एजेंट है, हम ब्रिटिश एजेंट के नाम से जानते हैं। इसका नाम है मैडॉक, ठीक है, एजेंट मैडॉक आपको मिलेगा। और ये इस संधि को लेकर के बात कर कि हम क्या करेंगे, रीजन पे अपना अधिकार, अब पूरी पॉलिटिकल पावर किसके पास चली जाए, भी जाए। लेकिन यह नागवारा गुजर गई। ये कुंवर चैन सिंह इस समय आपको दिखाई देंगे नरसिंहगढ़ के महाराज को मिल जाता है। और इन्होंने क्या किया, ट्रीटी ऑफ भोपाल को अस्वीकार कर दिया। जो आप भोपाल देखते हो, ट्रीटी ऑफ कुंवर चैन से, एक तो आनंद राय बख्शी है, दूसरा आपको दिखाई देंगे इनके मंत्री का नाम है स्वरूप बोहरा। ये क्या है इनके, और या इसनी को कहा जाता है राम बोहरा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किस नाम से जाने जाएंगे, रूप राम के बारे में इनको पता मिले हुए हैं। ये दोनों जो है मिलकर के षड्यंत्र रच रहे हैं नरसिंहगढ़ के रियासत के खिलाफ ब्रिटिश से मिलकर के क्या करते हैं। और जब ये बात पता चलती है कुंवर चैन सिंह को, तो कुंवर चैन सिंह क्या करते हैं, इन दोनों की हत्या कर देते हैं। चलिए वापस आ जाते हैं। आज थोड़ा सा नेटवर्क कुछ ज्यादा इशू कर रहा है, इसलिए हमारी क्लास बार बार रुक जा रही है। अब नहीं रुकेगी, आ जाओ जल्दी से। और फिर जो है, अच्छा सत्येंद्र शर्मा जी कह रहे सर आपने जीवन बना दिया। अरे मैंने जीवन नहीं बनाया, आप लोगों ने पढ़ के बना लिया। मैं कोई जीवन बनाने का रचनाकार नहीं, बस मुझे जितना मालूम है, जितना ज्ञान है, उसे बढ़ा करके आप लोगों को देना चाहता हूं। मैं हमेशा चाहता हूं कि आप लोग जो है अच्छा परफॉर्म करें। जब अच्छा परफॉर्म करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलो हम नीचे बात कर रहे थे किसके बारे में, नरसिंहगढ़ रियासत के 2 दीवान के बारे में बात कर रहे थे। एक तरफ हमने देखा था आनंद राम को देखा था, ठीक है, किसको देखा, आनंद राम बख्शी दिखाई दिए एक तरफ। दूसरी तरफ ये क्या है,
तो ये नरसिंहगढ़ रियासत के दीवान है बच्चों। पहली बात समझो, जो हम बात कर रहे थे, ये हमको किस रूप में दिखाई देते हैं? दीवान के रूप में। और क्या दिखाई देता है? तो यहां के मंत्री के रूप में हमको देखने को मिल जाएंगे रूपराम बोहरा। रूपराम बोहरा को जो आप देखते हैं, रूपराम बोहरा क्या है? तो ये नरसिंहगढ़ रियासत के मंत्री के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। इन दो बातों को समझिए कि ये दोनों व्यक्ति दिखाई देते हैं। और ये बात किसे पता चल जाती है? ये बात पता चल जाती है कुंवर चैन सिंह को। ठीक है, ये बात किसे पता चल गई? कुंवर चैन सिंह को पता चल गई। जैसे ही यह बात कुंवर चैन सिंह को पता चलती है, चैन सिंह को पता चली, चैन सिंह को पता चलने के बाद कुंवर चैन सिंह क्या करेंगे कि ये दोनों व्यक्ति जो है अगर ब्रिटिश पक्ष में, ब्रिटिश से मिले हुए हैं, ये बात अगर आपको पता चले तो आप क्या करोगे? आप इन दोनों की हत्या कर दोगे। तो कुंवर चैन सिंह ने क्या किया? इनकी हत्या कर दी, इनकी हत्या कर देते हैं। और जब इनकी हत्या कर देते हैं तो ये जो आपको कोई नहीं, अब जो है चलने लग जाएगी। कल लेना सर 6:30 पर। सर क्लास नहीं चल रही है, कल लेना सर 6:30 पर। नहीं, आज चलने जाएगी, अब वापस चल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों। वापस आ गया है, नेट आ गया है और इसीलिए चल रही। तो देखिए कुंवर चैन सिंह ने क्या किया? कुंवर चैन सिंह ने जो है, जब उन्हें मालूम चला कि ये ब्रिटिश से मिले हुए हैं दोनों व्यक्ति, तो इन दोनों व्यक्ति की क्या करते हैं? हत्या कर देते हैं। जब हत्या कर देते हैं तो ये जो रूपराम बोहरा है, रूपराम के बोहरा के भाई पहुंच जाते हैं कहां? कलकत्ता के गवर्नर के पास। और कोलकाता के गवर्नर के पास पहुंचने के बाद ये कुंवर चैन सिंह की क्या कर देते हैं? शिकायत कर देते हैं। जब कुंवर चैन सिंह की शिकायत कर देते हैं कि इन्होंने इन दोनों व्यक्तियों की हत्या कर दी है, तो क्या किया जाता है? कलकत्ता का जो आपको वॉइसराय दिखाई दे रहा है, कलकत्ता का वॉइसराय, सॉरी, कलकत्ता में जो आपको अंग्रेज जनरल दिखाई दे रहे हैं, वो क्या करते हैं? इसको कहते हैं कि आप जाओ मैडकॉफ को और कहते हैं कि जाकर के इससे बात करो। तो मैडॉक को वो क्या देते हैं? संदेशा देते हैं, जो कहां पर बैठा हुआ है? भोपाल में बैठा हुआ है। मैडॉक को कहते हैं कि आप जाओ और कुंवर चैन सिंह से बात करो कि क्या प्रॉब्लम है। और इसी बात को लेकर के क्या होता है? इनकी वार्तालाप होती है, जिसे हम कहते हैं बैरसिया वार्तालाप। ये आपको कहां पर दिखाई देंगे? बैरसिया। और बैरसिया में दोनों क्या करते हैं? वार्ता करते हैं। बैरसिया में जाकर के दोनों आपस में क्या करेंगे? बात करेंगे। जब बैरसिया में जाकर के बात करते हैं, बात करने के लिए कौन आया हुआ है? तो याद रखिएगा, एक तरफ आपको दिखाई देगा कुंवर सिंह दिखाई देंगे, दूसरी तरफ आपको कौन देखने को मिलता है? तो दूसरी तरफ आपको दिखाई देता है मैडॉक। मैडॉक क्या है? मैडॉक ब्रिटिश एजेंट है। ये दोनों क्या करेंगे? आपस में बात करेंगे। तो मैडॉक क्या करता है? ऑप्शन देता है। किसको ऑप्शन देगा? तो ऑप्शन दे देता है वो कुंवर सिंह को, और कहता है कि आप दो बातें मान सकते हो मेरी। पहली बात कहता है कि आप एक बात समझ लीजिए, या तो आप क्या कर दो? नरसिंहगढ़ की अधीनता स्वीकार करो, नरसिंहगढ़ को अंग्रेजों को दे दो, या दूसरा कहता है पहला काम क्या करो? नरसिंहगढ़ को ब्रिटिश को सौंप दो। अगर आप ब्रिटिश को सौंपते तो ठीक है, और नहीं तो दूसरी बात यह भी समझो कि जो आपके यहां अफीम पैदा होती है, अफीम की पैदावार भी हमें दो। ये बात कह देते हैं। जैसे ये बात कही जाती है कि अफीम की पैदावार भी हमें दे दो, साथ में जो है क्या कर दो आप? नरसिंहगढ़ भी हमें दे दो। इस बात को जो है कुंवर सिंह मानने से मना कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं, बोलते हैं हम ये बात नहीं मानेंगे। और ये बात क्या हो जाती है? ये बात जो है यहीं पर कैंसिल हो जाती है, ये डील नहीं हो पाती। जब ये डील नहीं हो पाएगी तो ये क्या करता है? मैडॉक कहेगा कि आप क्या करो। इसके बाद ये संदेशा भेजेगा, जब यहां से ये निकल जाएंगे, बोलता है मुझसे सीहोर में मिलो। सीहोर मैंने आपको बताया यहां पर क्या है? इनकी बातों का अंदेशा पहले से ही कुंवर चैन सिंह को लग जाता है कि ये क्या करेंगे? कोई ना कोई धोखा करेंगे, कोई ना कोई गद्दारी करेंगे। लेकिन कुंवर चैन सिंह को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, और वो कहां जा पहुंचता है? सीहोर में इनसे वार्तालाप करने पहुंच जाता है। ठीक है, क्या किया? इनको आदेश दिया सीहोर आने का। और जब सीहोर आने का आदेश देता है तो ये क्या करता है? 24 जुलाई के दिन, ठीक है, आपको दिखाई देगा 24 जुलाई 1824 को ये क्या करते हैं? अपने सैनिकों के साथ, कौन? कुंवर सिंह।
कुंवर सिंह कहां चलेंगे, सीहोर जाते हैं। और सीहोर में कौन कौन है इनके साथ, तो याद रखिएगा कुंवर सिंह के अपने दो विश्वसनीय व्यक्ति हैं और इनके विश्वसनीय व्यक्तियों में एक का नाम है हिम्मत खां, पहला व्यक्ति इनको दिखाई देंगे हिम्मत खां। दूसरा व्यक्ति इनका एक और विश्वसनीय है जो बहादुर खां। इन दोनों को लेकर के क्या करते हैं, ये आगे चल देते हैं। हिम्मत खान, दूसरा बहादुर खान, इन दोनों को लेकर के कहां पर पहुंच जाएंगे, ये पहुंच जाते हैं सीहोर। और साथ में क्या करते हैं, साथ ही साथ इनके साथ इनके 43 सैनिक होते हैं और इन सबको लेकर के पहुंच जाएंगे ये सीहोर। इनको मालूम था वहां पर कोई ना कोई घटना होनी है, लेकिन तब भी कहां चले जाते हैं, सीहोर पहुंच जाते हैं। जब ये सीहोर पहुंचेंगे तो सीहोर के दशहरा मैदान में पहुंचते हैं। ठीक है, कहां पर पहुंचे तो याद रखिएगा सीहोर में है दशहरा मैदान, जिसे आज आप जानते हैं। इस दशहरा मैदान के पास ये पहुंचते हैं और यहां पर इनकी मुलाकात होती है किसके साथ, मैडॉक से इनकी मुलाकात होती है। और ये मुलाकात क्या हो जाएगी, ये मुलाकात भी जो है पूरी तरह से सफल नहीं होगी और क्या किया जाएगा, यहां पर युद्ध होगा। और उस युद्ध में क्या होता है, कहा जाता है कि कुंवर सिंह ने क्या किया, ब्रिटिशर्स की एक नौरत्न की बनी हुई क्या थी, तोप थी, उस तोप पर अपने तलवार से प्रहार किया तो वो तोप में जो है तलवार धंस जाती है। और इसी दौरान क्या करता है, जो तोप खाने का तोपांची होता है, मतलब जो तोप चला रहा होता है, वो क्या करता है, तलवार से प्रहार कर देता है कुंवर चैन सिंह की गर्दन पर और कुंवर चैन सिंह की गर्दन कट करके यहीं पर गिर जाती है। लेकिन इनका जो अपना घोड़ा होता है वो क्या करता है, इनके धड़ को लेकर के पहुंच जाता है नरसिंहगढ़। और जब नरसिंहगढ़ पहुंचता है तो यहीं पर आगे चल करके क्या होता है, महारानी जी इनके लिए मंदिर का निर्माण कराएंगे इनकी याद में। अब देखो, जो आप 24 जुलाई की डेट देख रहे थे, ये 24 जुलाई को ही क्या हुआ, 24 जुलाई को इनकी शहादत का दिन है। और इसे क्या माना जाता है, इसे मनाया जाता है, ठीक है, किसके रूप में, कॉम्युनल यूनिटी सेलिब्रेट किया जाता है। किस रूप में, कम्युनल कम्युनिटी डे, या इसी को आप कह सकते हो कौमी एकता दिवस। जो आप प्रतिवर्ष कौमी एकता दिवस देखते हैं, ये किसके लिए है, तो ये आपको दिखाई देगा प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है और ये कुंवर चैन सिंह की पुण्यतिथि है। कि पुण्यतिथि को किस रूप में मनाया जाता है, आपसे क्वेश्चन आएगा। जब आपके पास क्वेश्चन आए कि कुंवर चैन सिंह की हमको क्या, इनकी पुण्यतिथि को किस रूप में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कौमी एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 तारीख को। देखिए, अगर हम बात करते हैं इनके विषय में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो पहली बात ये भी याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के पहले शहीद है। ये मध्य प्रदेश के पहले शहीद के रूप में जाने जाते हैं। पहला शहीद मध्य प्रदेश का यही व्यक्ति है। इसके साथ साथ इनको और किस नाम से जाना जाता है, इनको मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहते हैं। मंगल पांडे के नाम से भी जाना जाता है। पांडे ऑफ एमपी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए, इनकी याद में क्या किया गया, नरसिंहगढ़ में परशुराम सागर है, ठीक है, और उसी परशुराम सागर के पास कुंवरानी जी का मंदिर है और इस कुंवरानी जी का मंदिर का निर्माण कराया था कुंवरानी राजावत, इनकी पत्नी थी। ठीक है, कुंवरानी राजावत पत्नी थी और इन्होंने क्या कराया, इसी नरसिंहगढ़ में निर्माण करवाती है कुंवरानी मंदिर का। तो ये किसके याद में है, ये भी कुंवर चैन सिंह की याद में निर्माण करवाएंगी। दो बातें इनके विषय में सबसे इंपॉर्टेंट थी, एक ये और एक ये, तो आपको ये दोनों बातें यहां पर देखने को मिल जाएगी। अब चलो, ब्रिटिश की नीतियों से खफा होकर के मध्य प्रदेश में कुछ और इंपॉर्टेंट विद्रोह हुए इसी टाइम पर। और इसी टाइम पर सबसे पहले कौन दिखाई देगा हमको, हमको दिखाई देते हैं ढिल्लन सिंह।
ढिल्लन सिंह। ये ढिल्लन सिंह क्या करते हैं? ढिल्लन सिंह ने विद्रोह किया है ब्रिटिश के खिलाफ। कहां पर? तो याद रखिएगा ये व्यक्ति है नरसिंहपुर का जमींदार, नरसिंहपुर के जमींदार हैं। ये कब विद्रोह करते हैं? 1842 ईस्वी में ये क्या करेंगे? ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह का रीजन क्या था? तो विद्रोह का रीजन था दुराह की संधि। ठीक है, इनके साथ क्या किया जाता है? दुराह की संधि की जाती है और उस दुराह की संधि से ये क्या हो जाते हैं? दुराह की संधि से जो है बिल्कुल खफा रहते हैं। ठीक है, तो हम रीजन के रूप में क्या लिख सकते हैं? रीजन या कारण। इसके पीछे कारण क्या है? दुराह की संधि, मतलब ट्रीटी ऑफ दुराह। क्या करते हैं? ट्रीटी ऑफ दुराह करते हैं। और जब ट्रीटी ऑफ दुराह करते हैं, इससे नाराज होकर के ये क्या करेंगे? विद्रोह कर देते हैं। इतनी बातें हमको किसके विषय में मालूम होनी चाहिए थी? तो इतनी जानकारी हमको होनी चाहिए थी मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति से पहले क्या बातें चल रही थी, उस विषय को लेकर के हम बात चल रहे थे। अब देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अगले चरण में एंट्री करता है और यह चरण कहलाता है आपका द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के नाम से हम इसे जानते हैं। और 1857 की क्रांति जो आप लोग देखते हो, इसकी शुरुआत भारत में होती है। अब देखिए, जब 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो 1857 की क्रांति होने का कोई एक कारण नहीं है। उसके तात्कालिक कारण जरूर हो सकते हैं, मतलब एट प्रेजेंट टाइम पर कोई कारण हो सकते हैं। लेकिन जब 1857 की क्रांति देखेंगे तो उसमें हमको ब्रिटिश नीतियां देखने को मिल जाएंगी। ब्रिटिश नीतियों के साथ साथ ब्रिटिश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जितनी भी नीतियां हैं, चाहे वो डलहौजी की हड़प नीति हो, इन सभी बातों को लेकर के क्या हुआ? भारत में एक उग्रता उत्पन्न हुई और लोग उग्र हुए, ब्रिटिश से नाराज हुए। और जब ब्रिटिश से नाराज हो जाते हैं तो क्या करेंगे? इन्हीं के परिणाम स्वरूप कर देते हैं आपका क्रांति। चलो हेडिंग डालो, रिवॉल्ट ऑफ, ठीक है, 1857, 1857 की क्रांति। कहां पर? मध्य प्रदेश में। बस हमको यहीं पर देखना है, नेशनल लेवल पर नहीं चलना है, बल्कि हमको कहां पर बात करनी है? इसी पर आकर के बात करनी है 1857 की क्रांति के विषय में कि 1857 की क्रांति क्या थी और कैसे स्टार्ट हुई। यहीं पर मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को मेंस में आंसर राइटिंग का एक तरीका बताऊंगा, आप लोग कैसे एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए, जब भी कभी आपके पास कोई क्वेश्चन आए, हिस्ट्री का हो या किसी का भी, तो सबसे पहले हमको क्या मालूम होना चाहिए? 1857 की क्रांति है तो आपके पास सबसे पहला होना चाहिए कारण। रीजन क्या था? आपको रीजन क्या है? रीजन के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि इसका उद्भव, उद्भव के बाद इसका विकास या इसका विस्तार और इसका दमन। ठीक है, बस जितनी क्लास कह दो उतनी विकास जी 6 क्लास और होंगी, बल्कि 3 ही होंगी। बाकी की जो क्लासेस होंगी उनमें हम क्या करेंगे? उनमें हम टेस्ट पेपर करेंगे। उद्भव या हम कहेंगे स्टार्टिंग। स्टार्टिंग के बाद अगर हम बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं? इसकी असफलता के कारण। कारण अगला आते हैं तो हमको इसके बारे में क्या जानना है? इसका परिणाम जानना है, परिणाम क्या हुआ। आगे आएंगे तो हम क्या कहेंगे? इसका स्वरूप कैसा था। ठीक है, सबसे पहला तो हमने यहां पर रिजल्ट देखा। ठीक है, रिजल्ट देख लेंगे तो क्या देखेंगे? स्वरूप या इसका फॉर्म कैसा था, ये किस रूप में आपको देखने को मिलेगा, इसका फॉर्मेट कैसा था, इतनी बातें आपको देखनी पड़ेंगी। तो इसमें जब आते हैं तो हमको क्या क्या देखना है? सबसे पहला याद रखो, रिजल्ट देखना है। रिजल्ट के साथ साथ हमको किन बातों को देखते हुए चलना है? तो देखो, रिजल्ट के साथ साथ मैंने कहा आपको सबसे पहली बात तो मालूम होनी चाहिए फेल्यूर के रीजन भी।
जब 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो 1857 की क्रांति होने का क्या कारण था? इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई? राष्ट्रीय लेवल पर और मध्य प्रदेश के लेवल पर। इसके बाद अगर इसके असफलता के कारण क्या थे, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि इसका कारण जो है, उद्भव का कारण क्या था, तो ब्रिटिश की शोषणकारी नीतियां थी। मतलब ब्रिटिश जो शोषण कर रहे थे उनकी शोषणकारी नीतियां थी, जिनमें आप क्या कह सकते हो, वेलेजली की सहायक संधि को भी देख सकते हो। इसके साथ साथ आप किसे देख सकते हो, तो डलहौजी की हड़प नीति को भी देख सकते हो। 1856 में आया, विदेश में जाकर के आपको नौकरी करनी पड़ेगी, मतलब सागर पार करके सैनिकों को जाना पड़ेगा, इसे भी कह सकते हैं। और इसके साथ साथ जो ब्रिटिश की महालवाड़ी व्यवस्था है, ठीक है, मनसबदारी व्यवस्थाएं हैं, और खेती से रिलेटेड इनके जितने कानून है वो, साथ में सामाजिक और धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप, इन सभी कारणों के कारण क्या होता है, आगे चल करके रिवॉल्ट हो जाता है, और यही इसके कारण होते हैं। तो अगर हमसे कोई रीजन पूछे तो रीजन में सबसे पहला क्या कह सकते हैं हम, तो सबसे पहला होता है हमारे पास ब्रिटिश की शोषणकारी नीतियां। इनको आपने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा होगा, कहां पर, तो हिस्ट्री की क्लास में। शोषणकारी नीतियां हो जाती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, अगर तात्कालिक कारण की बात करें तो चर्बी वाले कारतूस थे। चर्बी वाले कारतूस, आप लोगों को मालूम है कौन सी राइफल आई थी, यहां पर इनफील्ड राइफल आ गई, और इसी के कारण क्या हुआ, इस पर आपको चर्बी वाले कारतूस जिसे छील करके फेंका जाता था। इनसे हम भारतीयों को यह लगा कि ये ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, साथ ही हमारा धर्म भ्रष्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हमको कोई भी आंसर लिखना है तो आंसर का फॉर्मेट यही होता है। अगर आपसे कोई पूछे 1857 की क्रांति के कारण, मध्य प्रदेश पीएससी मेंस पूछ चुका है, आपको इसके कारण गिनाने होंगे। इसका उद्भव और या हम कहें स्टार्टिंग कहां से होती, तो आपने देखा मंगल पांडे का व्यक्तिगत विद्रोह, उसके बाद व्यवस्थित रूप से क्रांति की शुरुआत होती है मेरठ से। तो आपको यहां पर दिखाई देगा असफलता के कारण में जब आओगे, या इसका फेल्यूर का रीजन क्या था, रीजन ऑफ फेल्यूर, तो आपको मालूम है ये सभी के सभी क्रांतिकारी आपस में मिले हुए नहीं थे, साथ में आधुनिक हथियारों की कमी थी, एक दूसरे से दूरी थी, और क्रांति समय पर चालू करने का कोई संदेश नहीं था। अगर एक साथ पूरे भारत में क्या होता, क्रांति चालू हो जाती, तो ये क्रांति कभी विफल नहीं होती। साथ में जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो क्या कर रहा था, इस 1857 की क्रांति से अपनी दूरी बना करके रखा हुआ था, और वो 1857 की क्रांति को सपोर्ट नहीं कर रहा था। इवन कुछ देसी रजवाड़ों ने भी क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया, और इसी कारण क्या होता है, ये क्रांति असफल हो जाती है। इस क्रांति का परिणाम क्या रहा, तो देखिए, अगर हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो यह निश्चित तौर पर अपने, अगर हम कहें, ये अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाई, लेकिन आगे चल करके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर साबित हुई, और इसने क्या किया, वर्षों वर्षों तक लोगों को जो है क्रांति की लौ और क्रांति करना सिखा दिया, और अपने लिए जो है डेडिकेशन सिखा दिया कि आप स्वतंत्र रहने के लिए क्रांति कर सकते हैं। तो इसका परिणाम हमको कैसे दिखाई देता है, दूरगामी दिखाई देता है। इसके बाद इसका स्वरूप कैसा था, स्वरूप के विषय में आप लोगों ने सुना होगा, कई लोग कहते हैं ये सैन्य विद्रोह था, किसान विद्रोह था, ये भारतीय लेवल पर नहीं था, मतलब पूरे के पूरे देश ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो देखिए, ये बात अलग है कि पूरा देश जो है 1857 की क्रांति में भाग नहीं लेता, लेकिन इसी प्रकार से अगर हम देखें तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जो है उस पर भी पूरा देश पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। तो इस आधार पर हम इसे क्या कह सकते हैं, इस आधार पर जब तुलना करेंगे तो हम कहेंगे इसका स्वरूप जो है राष्ट्रीय था। और भाई जो सैनिक विद्रोह कर रहा था वो क्या था, वर्दीधारी किसान था, और वही क्या कर रहा था, इस पर, इस क्रांति को जो है सपोर्ट कर रहा था। देखो, इतनी बातें हमको मालूम थी। अब देखते हैं इसकी स्टार्टिंग, या इसकी शुरुआत, या इसका जो है हम क्या कहेंगे, उद्भव कहेंगे। तो आ जाओ उद्भव देखते हैं, उद्भव कहां से हुआ या स्टार्टिंग कहां से हुई। तो देखो, अगर हम बात करते हैं नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर, तो राष्ट्रीय स्तर में इसकी शुरुआत होती है 10 मई 18
1857 से विधिवत शुरुआत होती है। शुरुआत कहां से होती है? 10 जून 1857 को 10 जून 1857 कहां से? मेरठ से शुरुआत होती है। यह कहां पर है? नेशनल लेवल पर। अभी देखो हो जाएंगी, मैं बात करके देख लूंगा कि क्यों डाउनलोड नहीं हो रही। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको सॉल्व करवा देता हूं, ठीक है धर्मवीर जी। चलो आ जाओ, सबसे पहली बात याद रखो, ये आपको कैसा दिखाई देता है? 10 जून 1857 मेरठ किसके रूप में दिखाई दे रहा है? नेशनल शुरुआत यहीं से होती है। अगली बात आते हैं, और अगली बात हमारे पास क्या है? तो ये देखिए कि मध्य प्रदेश में कब स्टार्ट हुआ? इन एमपी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? तो याद रखिएगा, इसकी शुरुआत होती है मध्य प्रदेश में 3 जुलाई 1857 को। और इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो याद रखिएगा, नीमच छावनी से स्टार्ट हो जाएगी। और ये क्या करेगी? आगे बढ़ेगी। जैसे ही आगे बढ़ती है नीमच छावनी से स्टार्ट होकर के, तो पहुंच जाती है 14 जून 1857 का दिन आता है। और इस दिन जो है ग्वालियर के पास है मुरार छावनी। 1857 मुरार छावनी है कहां पर? ग्वालियर। यहां पर भी क्या होता है? विद्रोह की आग फैल जाती है। और यहां के फिर पोस्टपोन्ड हो गई रंजीत यादव जी। वैसे मुझे अभी जानकारी नहीं है, शायद कब हुई है, नहीं हो, मुझे तो यही था अभी तक जानकारी की जो है एग्जाम की डेट जो है सेम रहेगी। अगर बढ़ गई है तो आप लोगों को तैयारी करने का मौका मिल गया, कोई नहीं, 1 आध महीने और देख लो। देखो 14 जून 1857 को क्या होता है? मुरार छावनी है ग्वालियर। और मुरार छावनी के सैनिक क्या करते हैं? पूरा का पूरा ये संचार व्यवस्था है, मतलब ये संचार व्यवस्था जो किसे जोड़ रही थी? ग्वालियर को दिल्ली से जोड़ रही थी और आगरा से जोड़ रही थी। इस रेल लाइन को ये क्या कर देते हैं? उखाड़ देते हैं। और उखाड़ने से क्या होता है? संचार व्यवस्था टूट जाती है। और इसी डर से क्या करेंगे? जो ग्वालियर का सिंधिया राजघराना है वो अपने सभी परिवारजनों को और सभी जो ब्रिटिश अंग्रेज हैं जो ग्वालियर में रह रहे हैं उन सबको लेकर के पहुंच जाएंगे कहां पर? ग्वालियर। और ग्वालियर पहुंच करके अंग्रेजों के शरण में पहुंच जाते हैं। अब देखिए 14 जून 1857 को मुरार छावनी ग्वालियर में क्या किया? विद्रोह हो गया। इसके बाद अगली बात चली, और फिर इसके बाद जो अगली डेट आती है 20 जून 1857 में जो है मध्य प्रदेश में विद्रोह होता है कहां पर? शिवपुरी में। तो इस तरीके से जो है मध्य प्रदेश में किसकी शुरुआत हो गई? विद्रोह की शुरुआत हो गई। अब जब विद्रोह की शुरुआत हो गई तो यह विद्रोह जो है धीरे धीरे कहां पर पहुंच जाएगा? यह विद्रोह धीरे धीरे पहुंच जाता है पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के हर एक कोने से क्या होने लगता है? विद्रोह होने लगता है। और यहीं से आपके सामने क्वेश्चंस निकल करके आता है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है कि किस क्षेत्र में कौन सा लीडर था या नेता था और कहां पर विद्रोह हुआ। तो एक कॉलम बनाओ आप लोग किसका? नेता का। देखो दमनकर्ताओं की बात हम अगली क्लास में करेंगे, मतलब अलग से करेंगे। नेता कौन है? लीडर। इसके बाद देखो स्थान कौन सा था, कहां से उसने इस 1857 की क्रांति का क्या किया है? प्रतिनिधित्व किया है। प्लेस कौन सा है या स्थान कौन सा है, किस जगह से ये क्या करते हैं? इस 1857 की क्रांति की जो है बागडोर संभालते हैं। तो पहले नंबर पर अगर हम आते हैं तो पहला नाम हमको दिखाई देगा टांट्या भील। टांट्या भील दिखाई देते हैं। टांट्या भील। टांट्या भील कहां से विद्रोह का अगुवाई कर रहे हैं? तो ये अगुवाई करेंगे खरगोन से। कहां पर? तो 1857 की क्रांति में प्रतिनिधित्व करते हैं खरगोन से। दूसरा ये देखते हैं शेख रमजान। शेख रमजान कहां पर है? शेख रमजान हमको दिखाई देंगे सागर में। 1857 की क्रांति का क्या कर रहे हैं? बिगुल फूंक रहे हैं। ये नेतृत्व करता है, ठीक है, नेता, या हम क्या कह सकते हैं उसको? नेतृत्व करता, कर्ता के रूप में देखेंगे।
तीसरे नंबर पर आ जाते हैं, हमको कौन दिखाई देता है? शंकर शाह। ये सभी नाम आपसे जो पूछे जाएंगे, आप लोग इसे नोट डाउन करके रखिएगा। शंकर शाह आपको दिखाई देंगे। शंकर शाह कहां से दिखाई देते हैं? गढ़मंडला। ये किस रीजन पर है? तो ये है आपके गढ़मंडला। मंडला में आपको शंकर शाह देखने को मिल जाएंगे। आप देखिए, जैसे ही गढ़मंडला से आगे चलते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? राजा ठाकुर प्रसाद। राजा ठाकुर प्रसाद विद्रोह का आगमन कहां से कर रहे हैं? आप लोगों ने राघवगढ़ का नाम सुना होगा। ठीक है, ये कहां पर है? तो ये जो है आपको दिखाई देंगे राघवगढ़। राघवगढ़ में इन्हीं ने क्या किया? नेतृत्व किया। इसके बाद चलिए हमको अगली बात देखते हैं, नेतृत्वकर्ता कौन कौन दिख रहे हैं। 5वें नंबर पे आ जाओ, यहां पर लिखो नारायण सिंह। नेतृत्व करता है। और ये आंदोलन का नेतृत्व कहां पर करेंगे? रायपुर। ये वर्तमान समय में कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट आते हैं, इनके बाद हमको क्या दिखाई देगा? सआदत खां। सआदत खां दिखाई देंगे। सआदत खां ने कहां से? तो ये विद्रोह करते हैं महू से। महू में हमको क्या दिखाई देंगे? विद्रोही के रूप में दिखेंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वन पे, तो नेक्स्ट हमको दिखाई देती है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई दिखाई देंगी। ये कहां पर है? तो याद रखिएगा, झांसी और ग्वालियर। झांसी और साथ में कालपी। कौन सा रीजन कहला रहा? कालपी का क्षेत्र कहलाएगा। इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट वन देखते हैं, इन्हीं के सहयोगी हैं, नाम है तात्या टोपे। तात्या टोपे ने क्रांति कहां से की थी? तो तात्या टोपे आपको दिखाई देंगे सबसे पहला कानपुर से ये शुरू करते हैं। कानपुर में जब विद्रोह दब जाता है तो कानपुर से भग करके कहां आ जाते हैं? आ जाएंगे झांसी। झांसी से क्या करेंगे? झांसी की रानी से मिलेंगे और झांसी की रानी से मिलकर के क्या करते हैं? ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लेते हैं। जाकर के कहां पर धावा बोल देंगे? ग्वालियर पर धावा बोल देंगे। इसके बाद हमको अगले व्यक्ति दिखाई देते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा भीमा नायक। इन व्यक्तियों के बारे में हम अलग से भी पढ़ेंगे। भीमा नायक ये प्रसिद्ध पर्सनालिटीज है हमारी, जिनसे क्वेश्चन हमारे सामने आता है। ये आपको कहां दिखाई देंगे? मंडलेश्वर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। और ये क्या करते हैं? मंडलेश्वर क्षेत्र से जो है इसका प्रतिनिधित्व करेंगे 1857 की क्रांति का। भीमा नायक जी। ठीक है, कौन कर रहा है? भीमा नायक जी कर रहे हैं। अब भीमा नायक जी के बाद अगर आए तो हमको दिखाई देती है रानी अवंतीबाई। आ जाओ, अगला कौन है? रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई है कौन? तो याद रखिएगा, रानी अवंतीबाई आपको दिखाई देंगी रामगढ़ की महारानी। ठीक है, तो ये कहां पर नेतृत्व संभालेंगी? रामगढ़ में नेतृत्व संभालती हैं। रानी अवंतीबाई ने कहां से नेतृत्व संभाला? तो याद रखिएगा, रानी अवंतीबाई ने नेतृत्व संभाला है रामगढ़ से 1857 की क्रांति का। अगला चलो, अगला हमको क्या देखना है? इसके बाद रानी अवंतीबाई और रानी लक्ष्मीबाई दोनों की जो हमको क्या अंगरक्षिका देखनी है, तो आप सबसे पहला आ जाओ झलकारी बाई। झलकारी बाई। झलकारी बाई के विषय में आप लोगों ने सुना होगा, ये क्या है? रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका है, या मतलब बॉडीगार्ड है। अंगरक्षिका। लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका के रूप में देखने को मिलेंगी। इन्होंने कहां से किया नेतृत्व? तो ये नेतृत्व कर रही थी झांसी में 1857 की क्रांति की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, दिखाई देंगी कौन? गिरधारी बाई। गिरधारी बाई किसकी अंगरक्षिका है? तो याद रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया था रानी अवंतीबाई के विषय में। अवंतीबाई की
अंगरक्षिकाएं, मतलब रानी अवंतीबाई की ये क्या दिखाई देंगी आपको, अंगरक्षिका के रूप में। इन्होंने कहां से किया, तो ये भी प्रतिनिधित्व करेंगी रामगढ़ से। कहां से आती है, रामगढ़ से आती हैं। नेक्स्ट वन आ जाओ, अगला हमको कौन दिखाई देता है, श्री बहादुर दिखाई देंगे। ठीक है, कौन दिखाई दे रहा है, श्री बहादुर। और श्री बहादुर के साथ साथ इसी रीजन पर आपको एक और व्यक्ति दिखाई देंगे, इनका नाम है देवी सिंह। श्री बहादुर और देवी सिंह दोनों कहां से नेतृत्व करते हैं, मंडला से। ये भी कहां करेंगे, देवी सिंह, ये भी मंडला से। तो दोनों व्यक्तियों ने कहां से नेतृत्व किया है, मंडला से नेतृत्व किया है। यह बात याद रखिएगा कि दोनों व्यक्ति आपको कहां पर दिखाई दे जाएंगे, मंडला पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हमको क्या, इसके बाद हमको दिखाई देता है, अगला चलते हैं तो सुरेंद्र राय। आपको कौन दिखाई देगा, सुरेंद्र राय। सुरेंद्र राय आपको कहां पर दिखाई देंगे, तो सुरेंद्र राय दिखाई देते हैं आपको संबलपुर। यह भी कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। संबलपुर वर्तमान में कहां पर है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में हमको देखने को मिलता है। अगला देखो नेतृत्व करता। ठीक है, इन सभी को आपको क्या करना है, इन सभी को लिख करके रखना है, बार बार एग्जाम में आता है। इसके बाद अगर हम आते हैं तो हमारे पास आ जाएंगे अगले व्यक्ति, नाम है इनका डेलन शाह। डेलन शाह, डेलन शाह कहां पर दिखाई देंगे, नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में देखने को मिलते हैं। और सबसे आखिरी अगर हम बात करें तो बख्तावर शाह को देख लें। ये कहां से विद्रोह का नेतृत्व करेंगे, धार से नेतृत्व करते हैं। इतनी बातों को हमको क्या करना है, साथ लेकर के चलना है। चलो एक बार वापस देख लेते हैं हमने बातें क्या कही, शुरुआत से आओ और एक बार रिवीजन देखो। जब मैं बात कर रहा था मैंने कहा था रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। अगर हमें कोई भी आंसर लिखना होता है मेंस में, तो सबसे पहली बात यह होती है कि हम उस क्वेश्चन को जो है टुकड़ों में तोड़ लें, और जब टुकड़ों में तोड़ेंगे तो हमारे सामने जो है आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। सबसे पहली बात समझिए, एमपीपीएससी जो आपसे क्वेश्चन करता है वो पहला क्वेश्चन यही करेगा, द रीजन ऑफ 1857। ठीक है, 1857 की क्रांति का क्या कारण था, तो आप कारण के रूप में क्या गिनाएंगे, सबसे पहले ब्रिटिश की शोषणकारी नीतियां। ब्रिटिश की शोषणकारी नीतियों में हम कौन कौन सी बातों को शामिल कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल से समझो। यहां पर हम समझ सकते हैं, देखो पहला हो जाता है राज्य हड़प की नीति। राज्य हड़प की नीति के कारण आक्रोश था। फिर दूसरे नंबर पर आ जाए तो आपको क्या दिखाई देगा, धार्मिक नीतियां, कानून मतलब ईसाईकरण करना। तीसरा आ जाते हैं तो सहायक संधि। अगर चौथा है, इसके बाद बात करें कि और क्या पॉइंट हम शामिल कर सकते हैं, तो इसके बाद अगला पॉइंट हम कर सकते हैं 1856 का सैन्य कानून। और क्या कर सकते हैं, तो देखो एग्रीकल्चर वाले जोड़ सकते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त के साथ आपने यहीं पर सुना होगा स्तंभदारी, महालवाड़ी, ये बातें आपने सुनी होंगी। तो यहां से आपको क्या दिखाई देता है, ये आपको कारण दिखाई देते हैं। और इनसे क्या हुआ, पूरा का पूरा भारत जो है परेशान हो गया, मतलब भारत के सभी क्षेत्र के लोग जो है इस बातों से परेशान हुए, और परेशान होकर के क्या करते हैं, और देखो सेना में क्या चल रहा है, शोषण चल रहा है। कोई भी भारतीय जो है हवलदार से ऊपर नहीं जा सकता था नौकरी में। तो यहां से जो ब्रिटिश की शोषणकारी नीतियां चल रही थी और ब्रिटिश अपने को श्रेष्ठ मान रहे थे, अब देखो इसमें मदद किसने की, तो इसमें मदद की जो ब्रिटिश द्वारा चलाई गई ट्रेन थी।
जब ट्रेन से चलने वाला व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह की ओर पहुंचा और वहां पर पहुंचने के बाद उसे क्या दिखाई दिया, उसने पूछा कि भाई आपके यहाँ खेती कैसी हुई है। उसने कहा हमारे यहाँ तो खेती इस बार नहीं हुई। पूछा क्यों नहीं हुई? बोले हमारे यहाँ तो बारिश अच्छी नहीं थी इसलिए खेती नहीं हुई। आपके यहाँ कैसी रही? तो उस व्यक्ति ने बताया कि हमारे यहाँ खेती जो है हुई नहीं, हमें नुकसान हो गया। बोले क्यों आपके यहाँ भी बारिश नहीं हुई? उसने बताया कि नहीं बारिश तो बहुत हुई थी। फिर क्या रीजन था? तो रीजन ये था ब्रिटिश की दमनकारी नीतियां थी और इन्हीं दमनकारी नीतियों से पूरा का पूरा भारतीय समाज परेशान था और परेशान होकर के वो क्या करता है, वो विद्रोह कर देता है, जो हमको दिखाई देता है 1857 के विद्रोह के रूप में। सैन्य कारणों में क्या था? सैन्य कारणों की अगर हम बात करें तो सैनिकों के साथ जो है भेदभाव हो रहा था। सैनिकों के साथ भेदभाव होने के साथ साथ उनको सही तरीके का खाना नहीं मिल रहा था और जब ये बातें उनको मिल नहीं पा रही थी तो वो क्या थे, आक्रोशित थे। और उस पर आग पर घी डालने का काम किसने किया? नई इनफील्ड जो राइफल आई थी, मतलब चर्बी वाले जो कारतूस थे, इसने उस आग पर घी डालने का काम किया और 1857 की क्रांति की स्टार्टिंग हो गई। स्टार्टिंग कहां से होती है आपको बताना। तो देखो, क्रांति की जो विधिवत शुरुआत होती है ये मेरठ छावनी से होती है और मेरठ छावनी के सभी क्या होंगे? तो मेरठ छावनी के जो सिपाही हैं मेरठ से विद्रोह करते हुए, इस समय मेरठ की महिलाओं ने कहा था जब इनसे शस्त्र छीने जाने लगे, क्योंकि वहां पर मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था, तो मेरठ छावनी के जो सैनिक थे उनसे शस्त्र छीने न जाने लगे। तो इस बात को जो मेरठ की महिलाएं थी उन्होंने अपना अपमान समझा और उन्होंने कहा कि अगर आप विद्रोह नहीं कर सकते तो क्या करो, हाथों में चूड़ियां पहन लो। और इसी से शुरुआत हो जाती है मेरठ से विद्रोह की और ये सैनिक पहुंच जाते हैं दिल्ली में। ठीक है, और दिल्ली पहुंच करके क्या करते हैं, बहादुर शाह जफर को जो है अपना नेता बना देते हैं। और जैसे ही बहादुर शाह जफर को जो है नेता बना देते हैं कि 1857 की क्रांति का नेता है, तो यहीं से पूरी तरह से जो है क्रांति की शुरुआत हो जाती है। अब क्रांति क्या होगा, धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाएगी। पूरे देश में फैलने का मतलब यह है कि पूरे समूचे उत्तर भारत और मध्य भारत में फैल जाती है। जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन रीजन पर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से क्रांति जो है फैल चुकी होगी। और जब ये पूरे देश में फैल जाती है, लेकिन इसके फैलने का जो डेट था, इनकी जो कोई डेट नहीं थी, ना कोई प्री प्लानिंग थी। और जब प्री प्लानिंग नहीं होगी और एक दूसरे से एकजुटता नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, आगे चल के क्रांति असफल हो जाएगी। क्रांति के परिणाम क्या रहे? तो क्रांति के परिणाम देखो, परिणाम की जब बात करोगे तो किसी भी क्रांति के जो है तुरंत परिणाम नहीं आते। क्रांति के परिणाम हमको दूरगामी देखने पड़ते हैं, मतलब आगे चल करके उसके क्या परिणाम हुए इनके विषय में हम बात करते हैं तो आपको परिणाम दिखाई देगा। क्रांति का स्वरूप कैसा था? तो स्वरूप के रूप में हम राष्ट्रीय कह सकते हैं, किसान कह सकते हैं, सैनिक कह सकते हैं। तो ये सभी भारतीय वर्ग की जो है समस्याओं को लिए हुआ एक स्वरूप के रूप में हमको दिखाई देता है। अब देखो, इसके बाद मैंने बताया इसका उद्भव मध्य प्रदेश में अगर राष्ट्रीय लेवल पर बात करें तो 10 जून 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। लेकिन मध्य प्रदेश में यह विद्रोह हमको कब दिखाई देता है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में यह विद्रोह हमको 3 जुलाई, ठीक है, कब से दिखाई देगा? 1857 से देखने को मिलेगा। ठीक है, कब से दिखाई दे रहा है? तो यहां आपको 1857 3 जुलाई से देखने को मिल जाता है। ठीक है, शुरुआत अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कहां पर, नीमच छावनी से शुरुआत हुई, लेकिन ये क्षेत्रों में भी क्या था, थोड़ा बहुत उपद्रव चल रहा था। तो यहां से भी आपको क्या दिखाई देगा, उपद्रव की शुरुआत। लेकिन मध्य प्रदेश में स्टार्टिंग कहां से होती है? तो इन एमपी अगर स्टार्टिंग की बात करें तो 3 जुलाई 1857 को आपको देखने को मिल जाएगा नीमच छावनी, और यहीं से जो है मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति होती है। अब इसके बाद मैंने कहा इसके नेतृत्व करता लीडर और किस प्लेस से उसने क्या किया है, क्रांति को जो है आगे बढ़ाया। तो याद रखिएगा, सबसे पहला नाम है आपका टांट्या भील। टांट्या भील किस रूप कहां पर दिखाई देंगे? आपको खरगोन में दिखाई देंगे। इसके बाद मैंने कहा शेख रमजान। शेख रमजान आपको कहां पर दिखाई देंगे? ये नाम आपसे बार बार पूछा जाता है, एमपीपीएससी ने भी पूछा था। ये आपको कहां दिखाई देते हैं? सागर में। देन मैंने कहा शंकर शाह। शंकर शाह कहां दिखाई देंगे? गढ़मंडला में। राजा ठाकुर प्रसाद, राजा ठाकुर प्रसाद आपको दिखाई देंगे राघवगढ़ में। नेक्स्ट आ जाओ, नारायण सिंह कहां देखने को मिलते हैं? तो याद रखिएगा, नारायण सिंह हमको दिखाई देंगे छत्तीसगढ़ वाले रीजन में, रायपुर में। फिर आ जाते हैं हम शहादत खां। शहादत खां हमको कहां पर देखने को मिलते हैं? तो याद रखिएगा, शहादत खां हमको देखने को मिलते हैं मऊ में।
देन आ जाते हैं रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई आपको कहां देखने को मिलती हैं? तो ये झांसी कालपी में देखने को मिलती हैं। देखिए 1857 के विद्रोह का जो है किस रजवाड़ा ने, मतलब किन मराठों ने जो सहयोग किया था, यह भी आपसे कभी क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिएगा, होलकरों ने लुके छुपे तरीके से क्रांतिकारियों की मदद की थी 1857 की क्रांति में। तात्या टोपे कहां पर? कानपुर, झांसी और ग्वालियर। नेक्स्ट आ जाओ भीमा नायक। भीमा नायक कहां पर दिखाई देंगे? मंडलेश्वर, उज्जैन, मतलब ये क्या करेंगे? पश्चिमी निमाड़ और उज्जैन के रीजन पर देखने को मिलेंगे। ये इतने ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे कि लोग इनकी सेना में बिना वेतन के काम करने के लिए जुड़ रहे थे और साथ साथ जुड़े हुए दिखाई देंगे। इसके बाद देखो रानी अवंतीबाई, ये कहां पर कर रही है? रामगढ़ में। अगर कोई पूछता 1857 की क्रांति या मध्य प्रदेश की पहली महिला वीरांगना, तो यही है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला वीरांगना है। कहां पर है? रामगढ़ में। नेक्स्ट आ जाओ, आपको क्या दिखाई देंगी? झलकारी बाई कहां पर है? झांसी में है। झलकारी बाई झांसी। गिरधारी बाई कहां पर है? रामगढ़। इसके बाद आ जाओ श्री बहादुर और देवी सिंह, ये दोनों आपको कहां पर दिखेंगे? मंडला में। सुरेंद्र नाथ राय, तो सुरेंद्र नाथ राय ने क्रांति का कहां से किया? संबलपुर से किया है। संबलपुर कहां? छत्तीसगढ़। देन आ जाते हैं डेलन शाह, ये कहां पर है? नरसिंहपुर के जमींदार हैं। बख्तावर शाह, बख्तावर शाह को याद रखिएगा, ये धार में है और ये एकमात्र ऐसा क्या है? राजा के रूप में, स्वदेशी राजा या हम कह सकते हैं जो प्रिंसली स्टेट का राजा है, ये 1857 की क्रांति में भाग लेता है, जबकि सभी राजा किसके साथ होते हैं? ब्रिटिश के साथ होते हैं। इसके बाद हम कल की क्लास में क्या करेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में देखेंगे। या तो कल फ्राइडे है, फ्राइडे हमारा टेस्ट का दिन रहता है, कल हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। और कल हमारा टेस्ट होगा, टेस्ट पेपर हम करेंगे। देखो मैंने बताया था आप लोगों को, पहला याद रखना आप, आदिवासी या मध्य प्रदेश की जनजातियां और उनके कल्चर के विषय में बात कर रहे होंगे, कल का टेस्ट होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, सब्बा खैर, गुड नाइट। कल फिर मुलाकात होगी सेम टाइम पर 8 बजे रात को। और आइएगा, आज थोड़ा सा मैं समझ रहा हूं कि आप लोग बार बार डिस्टर्ब हो गए, कोई बात नहीं, कल हम क्या करेंगे, इन बातों को आगे बढ़ा लेंगे और कल जो है नए सिरे से शुरुआत करेंगे। ओके, धन्यवाद।